Namaskar, hi everyone, welcome back to my channel Solar Trails and welcome to the new video. Well guys, ये वीडियो है शेंगन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें उसके बारे में, क्योंकि जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर शेंगन वीजा अप्लाई करना है टूरिज्म के लिए तो एप्लीकेशन फॉर्म सही भरना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ लेके आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हम एप्लीकेशन हम वीजा अप्लाई करने वाले हैं, फॉर्म कैसे भरें, इस पॉइंट का क्या आंसर दें वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ फॉर्म के साथ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप फ्यूचर में शेंगन वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हो, तो इनफैक्ट कोई भी कंट्री का। सो गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप इस चैनल पे नए हो जल्दी से सब्सक्राइब तो कर ही दो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहे। मुझे रिसेंटली इटली का 2 साल का टूरिज्म का शेंगन वीजा मिला है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, जस्ट हैव अ लुक, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने ना गाइज बहुत सारे शेंगन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं अपने, तो पर्सनली मैंने 5-6 भरे हैं और बाकी और भी काफी लोगों की मैंने मदद की है। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो, ये है शेंगन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। वैसे तो एक कॉमन फॉर्म होता है लेकिन थोड़ी बहुत डिटेल्स और थोड़े बहुत फॉर्म का तरीका किसी किसी कंट्री का अलग हो सकता है। तो मान लीजिए अगर आप इटली का अप्लाई कर रहे हैं तो गाइज इटली की वेबसाइट जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप वहीं से ही डाउनलोड करिएगा, इटली के वीएफएस की वेबसाइट से। ऐसा मत करना कि कोई और फ्रांस या जर्मनी का डाउनलोड करके बैठे और इटली वाले में लगा दोगे, नहीं। क्यों? क्योंकि उनके कई बार टाइटल वगैरह, हेडिंग वगैरह में ना एम्बेसी वगैरह का नाम होता है, इसीलिए एडवाइजेबल यही होता है कि आप वीएफएस की वेबसाइट से ही एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करो। किसी किसी कंट्री का ऑनलाइन फिल करने का सिस्टम है, जैसे डेनमार्क का ऑनलाइन सिस्टम है फिल करने का, पहले फ्रांस का भी था, अभी का मुझे पता नहीं। इटली का ऑनलाइन नहीं है, आप ऑनलाइन नहीं भर सकते एप्लीकेशन फॉर्म। इटली का आपको हैंड रिटन भरना है। तो पहले मैं आपको कुछ मेन पॉइंटर्स बता दूं। अगर आप जैसे इटली का शेंगन वीजा भरते हो, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो आपको डाउनलोड करना है, कलर्ड प्रिंट आउट लेना है एंड आपको हैंड रिटन भरना है, जिसमें आपको या तो ब्लू पेन से भरना है या ब्लैक पेन से भरना है, बॉल पेन से। और आपको कैपिटल लेटर में फॉर्म भरना है, छोटे लेटर्स में फॉर्म नहीं भरते कभी भी, हमेशा ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर में फॉर्म भरो। और इटली वीजा में एक उनका रूल ये है कि जो फॉर्म है ना, वो जैसे फर्स्ट पेज आपका आगे है तो सेकंड पेज आपका इसी पेज के पीछे होना चाहिए। हालांकि इस फॉर्म में ऐसा नहीं है क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए प्रिंट आउट किया है। किसी किसी कंट्री का होता है कि अलग अलग पेज में हो, किसी किसी कंट्री का होता है कि पहला पेज आपका यहाँ पे आ रहा है तो दूसरा पेज आपका सेम पेज पे ही आएगा, दूसरा फॉर्म, और यहाँ पे प्रिंट आउट होगा। इस वाले में नहीं है, बट यूजुअली इसी में आपको प्रिंट करना होता है। तो हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस आप चेक करिए फॉर्म भरने से पहले। चलिए आइए शुरू करते हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं। तो देखिए गाइस, ऐसा है ये कुछ फॉर्म। यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी होती है, साथ में एक फोटो कैरी भी करनी होती है। आप देख सकते हो फॉर्म के ऊपर एम्बेसी ऑफ इटली का लोगो बना है और नाम वगैरह लिखा है। एंड 3 पेज का ये फॉर्म है। तो सबसे पहला आप देख सकते हो इसमें लिखा है सरनेम, फैमिली नेम। तो यहाँ पे सरनेम भरना है, सरनेम एट बर्थ, फॉर्मल फैमिली नेम, ये इसके बारे में अभी जानकारी दूंगी। और ये है फर्स्ट नेम। तो अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मैं लीगल सरनेम नहीं लगाती, मेरा कोई सरनेम नहीं है, मैं फर्स्ट नेम प्रेफर करती हूँ शुरू से और मैं फर्स्ट नेम ही लगाती हूँ। तो जैसे मेरा नाम आरुषि है, मेरे पासपोर्ट पे कोई सरनेम नहीं है, तो मुझे सरनेम में भी आरुषि भरना है और मुझे फर्स्ट नेम में भी आरुषि भरना है और ब्लॉक लेटर में लिखना है लाइक दिस। और यहाँ पे भी आरुषि, ये देखिए, आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो। एंड सरनेम एट बर्थ, तो गाइज ये क्या होता है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी जैसे मैरिज हुई है, तो मैरिज से पहले क्या सरनेम था और मैरिज के बाद कौन सा सरनेम में वो बदल लिए, मतलब लीगली बदला। अगर तो लीगली बदला है पेपर पे तो आएगा,
और दूसरा उनके लिए है, जैसे कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है तो पहले अगर उसका जस्ट इन केस सरनेम कुछ और था, बाद में कुछ और है, तो ये उन लोगों के लिए भी है। अब जैसे मैंने शुरू से आरुषि आरुषि लिखा है तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको अपना सरनेम का कुछ प्रॉब्लम है, फॉर्मल फैमिली नेम या सरनेम एट बर्थ का इसका आपको कंफ्यूजन है, तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मिडल नेम मत भरना, मिडल नेम आपको यहाँ नहीं भरना है। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख रही हूँ। आप देखिए डे मंथ ईयर, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी है 29 जुलाई 1994। ठीक है, तो मैंने लिखी तो है, मगर एक मैंने ये आपको जानबूझ के लिखी है, ये फॉर्मेट बिल्कुल गलत है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, हम देखते नहीं है और ये स्लैश लगा के डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। पर आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, डे डैश मंथ ईयर। तो सही फॉर्मेट क्या है डेट ऑफ बर्थ लिखने का, इट्स दिस। ये है सही फॉर्मेट। ठीक है, डैश डाल के आपको लिखना है, इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है। ठीक है, अब है प्लेस ऑफ बर्थ और करंट नेशनैलिटी। अब गाइस प्लेस ऑफ बर्थ आपको बिल्कुल सही लिखनी है, जो आपके पासपोर्ट में है आपको वही लिखना है उसी तरीके से। नेशनैलिटी भी आपको सही लिखनी है, लाइक दिस। नेशनैलिटी हो गई इंडियन। ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ आप अच्छे से अपने पासपोर्ट में देखेंगे और और वैसे ही आप लिखेंगे। मान लीजिए आपका प्लेस ऑफ बर्थ उसमें लिखा है जयपुर कॉमा राजस्थान, तो आपको जयपुर कॉमा राजस्थान लिखना है प्रॉपर। अगर सिर्फ दिल्ली लिखा है तो दिल्ली लिखिए, अगर लिखा है दिल्ली कॉमा दिल्ली तो दिल्ली कॉमा दिल्ली लिखिए। ठीक है, ये मैं लिख के नहीं बता रही हूँ, ये आप समझ जाएंगे। कंट्री ऑफ बर्थ आपकी इंडिया है ऑफ कोर्स, तो इंडिया भी लिखने की जरूरत नहीं है। नेशनैलिटी ऑफ बर्थ, अगर आपने जन्म कोई और नेशनैलिटी का है तो आपको वो लिखना है। अगर आप इंडियन नहीं हो तो नेशनैलिटी एट बर्थ में, बाद में बदल गई वो एक अलग चीज है, वो आपने लिख दी करंट नेशनैलिटी। पर अगर बाय बर्थ में आपकी अलग है तो वो आप यहाँ लिखेंगे। बाकी कोई और अगर नेशनैलिटी भी है आपकी तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है आपका तो आपको लिखना है N/A को फॉर्म में। कोई भी चीज अगर आपकी नॉट एप्लीकेबल है तो उसे ब्लैंक मत छोड़िए। सरनेम एट बर्थ के अलावा किसी को ब्लैंक मत छोड़िए, बाकी जगह नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अब आता है सेक्स, तो ऑफ कोर्स फीमेल पे टिक करना है। मुझे आप अपने देख सकते हैं। और सिविल स्टेटस पे आता है, आप सिंगल हो, मैरिड हो, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, विडो हो, अदर। तो जो आपका है स्टेटस आप वो डालेंगे। मेरा सिंगल है तो मैंने सिंगल स्टेटस डाला है। यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है, आप देख सकते हो दिस इज फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, यहाँ कुछ नहीं भरना है। ठीक है, नेक्स्ट है पेरेंटल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर्स लीगल गार्डियन। तो ये आपका पेरेंटल अथॉरिटी का वो है। तो अगर आप एडल्ट हो तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो। अगर आपका लाइक माइनर है, कोई गार्डियन है, तो आपको इसमें लिखना है अगर आप माइनर हो तो। अब ये जो 11th पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं कई बार, लोग इसमें पासपोर्ट की डिटेल डाल देते हैं। ये है नेशनल आइडेंटिटी नंबर। तो गाइस क्या होता है, ये होता है आपका आधार कार्ड। तो आपको इसमें अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। पहले आपको प्रॉपर ये लिखना है आधार कार्ड ऐसे करके ना, आधार कार्ड, और डैश डाल के आपको यहाँ पे अपना नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर नहीं आएगा। अब टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो नॉर्मल पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट होते हैं, डिप्लोमेटिक है तो डिप्लोमेटिक करना, सर्विस पासपोर्ट है तो सर्विस करना, ऑफिशियल पासपोर्ट है तो ऑफिशियल डालना। तो ऐसे करके आपके आते हैं। फिर है नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो गाइस 13 पॉइंट पे आएगा आपका पासपोर्ट का नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपका करंट पासपोर्ट नंबर आएगा।
डेट ऑफ इशू आएगी, पासपोर्ट से मैच करके लिखना, सेम फॉर्मेट में लिखना। वैलिड अंटिल मतलब आपका कब एक्सपायर होगा उसकी डेट लिखनी है। यहाँ पे आपको लिखना है इशूड बाय, तो ऑब्वियसली अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो इंडिया लिखोगे, कंट्री का नाम लिखना। नेक्स्ट है गाइस 17 नंबर का पॉइंट है पर्सनल डेटा ऑफ द फैमिली मेंबर हु इज ईयू। तो इसमें क्या आएगा, ये है अगर आपका कोई फैमिली मेंबर यूरोप में रहता है तो आपको उनका डेटा यहाँ पे लिखना है। पर्सनल डेटा ऑफ द फैमिली मेंबर हु इज इन ईयू, ई और CH सिटीजन या फिर कोई यूके नेशनल हो तो ठीक है, तो आपको ये उनकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। सर्टनली मेरा कोई नहीं है तो मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, आप भी नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। अब यहाँ कोई नहीं है तो उनकी मैं क्या ही डिटेल लिखूं, तो ना तो कोई सरनेम होगा, ये भी नॉट एप्लीकेबल, ना तो कोई डेट ऑफ बर्थ है नॉट एप्लीकेबल, नेशनैलिटी नॉट एप्लीकेबल और फर्स्ट नेम नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, 17 पॉइंट के ये कॉलम्स है, तो अगर आपका भी कोई नहीं है तो आपको भी ऐसे ही नॉट एप्लीकेबल लिखना। अब है गाइस फैमिली रिलेशनशिप विद ईयू सिटीजन, मतलब जो आपका यहाँ पे रिलेशनशिप है, जो आपका फैमिली मेंबर है उसका रिलेशनशिप बताना है, ये कौन है। तो ये क्या आपके स्पाउस हैं, कोई चाइल्ड है, कोई ग्रैंड चाइल्ड है, कोई डिपेंडेंट है, तो उनकी डिटेल आएगी यहाँ पे। तो अगर आपका यहाँ पे कोई भी नहीं है तो यहाँ पे आएगा आपका नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद 19 पॉइंट है एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आपका जो इंसान वीजा अप्लाई कर रहा है, जैसे मैंने किया, उसका होम एड्रेस आएगा और ईमेल एड्रेस आएगा। याद रहे ईमेल एड्रेस भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, सोलो ट्रेल्स बाय आरुषि @gmail.com और ऊपर आएगा एड्रेस। मैं अभी एड्रेस इस पे नहीं लिख रही हूँ, बट जो भी आप एड्रेस लिखेंगे आपको कंप्लीट लिखना है। फिर यहाँ पे आएगा टेलीफोन नंबर। तो गाइज आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको +91 करके डालना है, इंडिया का नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 20th पॉइंट विच इज रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन करंट नेशनैलिटी। तो अगर तो आप कोई और कंट्री के रेजिडेंट हैं इंडिया की बजाय, तो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। अगर दैट मीन्स अगर आपके पास कोई रेजिडेंस परमिट है किसी और कंट्री का, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। यहाँ पे यस करेंगे आप और यहाँ डिटेल लिखेंगे, तो उसका नंबर आएगा और वैलिडिटी आएगी। मेरा कुछ नहीं है तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया, टिक मारना है बेसिकली। अब है करंट ऑक्यूपेशन। अगर तो आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं तो यहाँ पे आप मैनेजर लिखेंगे, और अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप प्रोपराइटर है, तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिखेंगे। जैसे मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा, मेरा खुद का बिजनेस है तो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा। और प्रोपराइटर हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड ऑब्लिक प्रोपराइटर भी लिख सकते हैं। कुछ और बोलते हो डायरेक्टर, तो ऑब्लिक करके डायरेक्टर भी लिख सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली फाइन। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखना, रिटायर्ड हो तो रिटायर्ड लिखना, जो हो वो लिखो। सो 22 पॉइंट पे आपसे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एड्रेस पूछा है। तो एम्प्लॉयर मतलब आपने करंट ऑक्यूपेशन लिख दी अपनी, अब आप कहाँ जॉब करते हो उसकी डिटेल आपको लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप को मैनेजर आपने लिखा, तो मान लीजिए आप बैंक मैनेजर हो, तो यहाँ पे आपका बैंक का नाम आएगा और बैंक का एड्रेस आएगा और टेलीफोन नंबर आएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपका कॉलेज का या स्कूल का व्हाटएवर इंस्टीट्यूट का आपका एड्रेस आएगा, नाम आएगा और ईमेल एड्रेस आएगा और फोन नंबर आएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो ये यहाँ पे आपके बिजनेस का, आपकी कंपनी का नाम आएगा, एड्रेस आएगा, ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हो और टेलीफोन नंबर आएगा। टेलीफोन नंबर में आपका कोई लैंडलाइन नंबर हो सकता है या मोबाइल नंबर भी हो सकता है। तो मेरी कंपनी का नाम है लैविश, मैं कैपिटल में लिखूंगी लैविश, और यहाँ पे मैं एड्रेस लिखूंगी और यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखूंगी। टेलीफोन नंबर मैं अपना खुद का भी दे सकती हूँ या कुछ और भी दे सकती हूँ।
इट्स अप टू यू। अगर आपका घर से ही काम है, घर से ही बिजनेस करते हो, तो आप अपने घर का भी एड्रेस डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 23rd, पर्पस ऑफ जर्नी। तो क्या पर्पस है आपका? मेरा पर्पस टूरिज्म है, हम अभी टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो टूरिज्म पे टिक करना है। अगर कुछ और पर्पस है, बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए क्लिक करो। विजिटिंग फैमिली फ्रेंड्स है तो वो करो। कोई कल्चरल इवेंट है तो करो। स्पोर्ट्स के लिए जाना है तो करो। ऑफिशियल विजिट है तो इस पे टिक करो। मेडिकल रीजन इस पे क्लिक। हर तरीके का है, स्टडी, वर्क, ट्रांजिट वीजा, जो आपकी कैटेगरी है वो क्लिक करना है, आपको वहां पे टिक करना है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बहुत लोगों के लिए, तो ये क्या चीज है? तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको लिखना है, जैसे टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो टूरिज्म लिखो पहले तो। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ड्रीम डेस्टिनेशन, जैसे मैंने लिखा इटली इज माय ड्रीम डेस्टिनेशन। तो आपको ऐसे लिखना है। आप अगर जैसे इटली में आप मिलान जा रहे हो, रोम जा रहे हो, तो आप वो डिटेल भी लिख सकते हो। तो 1 लाइन का कुछ लिखना है आपको। आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो मेनली टूरिज्म लिखना है। अब आप चाहो तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो इफ यू आर कंफ्यूज्ड। तो ये यहाँ पे लिखना। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन। तो इसमें आता है गाइस कि आप जैसे यूरोपियन कंट्री जा रहे हो, तो आप सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में दिन बिताओगे, वो कंट्री का नाम आएगा। जैसे मैं इटली जा रही हूँ, तो मैं इटली में सबसे ज्यादा दिन बिताऊंगी, तो मैंने इटली लिखा। चाहे मैं इटली से स्विट्जरलैंड जाऊं, पर मैं इटली में ज्यादा दिन बिताऊंगी, तो मैं इटली लिखूंगी। आप इटली ही लिखना। आप इटली का वीजा अप्लाई कर रहे हो तो इटली में ही दिखाना अपना आइटिनरी, वही सही रहेगा, वीजा मिलने में भी आसान रहेगा। फिर मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री। कई बार होता है लोग फ्रांस से एंट्री ले लेते हैं इटली वीजा पे, तो फ्रांस लिख देते हैं यहाँ पे। पर मेरी एडवाइस यही रहेगी कि इटली से ही एंट्री लो, और मैं इटली से ले रही हूँ तो मैं यहाँ पे भी इटली लिखूंगी। याद रहे हर चीज कैपिटल लेटर में लिखनी है। अब है नंबर ऑफ एंट्री रिक्वेस्टेड। तो अगर तो पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो गाइस सिंगल एंट्री लेना, ठीक है। दूसरी या तीसरी बार अगर अप्लाई कर रहे हो तो 2 एंट्रीज लिख सकते हो। इसमें आपको ऐसा होगा कि मल्टीपल एंट्री दे देंगे कि 2 बार आना जाना हो सकता है इंडिया से। अब मेरा तो मल्टीपल एंट्री है, तो मैंने मल्टीपल एंट्री पे क्लिक किया, क्योंकि मैं 2 साल का वीजा अप्लाई कर रही थी, तो मैंने इस पे मल्टीपल एंट्री लिखा। अब है इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, फर्स्ट इंटेंडेड स्टे इन द शेंगन एरिया। तो जैसे मैं इटली जाऊंगी, तो मैं कौन सी डेट पे अराइव करूंगी वो लिखना है। मान लीजिए आपकी ओवरनाइट फ्लाइट है और आप अगली मॉर्निंग पे अराइव करोगे इटली में या कहीं पे भी, तो आपको जो मॉर्निंग में जिस दिन आप अराइव करोगे उसी वही डेट आएगी। तो डेट ऑफ अराइवल वही होती है। डेट ऑफ अराइवल वो नहीं होती जिसमें आप प्लेन में चढ़े इंडिया से। जब आप लैंड किए तब उस दिन क्या डेट थी, वो डेट ऑफ अराइवल होता है, वही लिखना है आप। और वो भी आपको डैश करके लिखना है, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा है। अब है इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर। तो जब आपका यूरोप से इमिग्रेशन हो जाएगा, जब प्लेन में बैठ जाओगे, वो डेट ऑफ डिपार्चर आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। अब प्रीवियसली फिंगरप्रिंट, अगर आपने पहले शेंगन वीजा अप्लाई किया है तो फिंगरप्रिंट आपके कलेक्ट हुए होंगे, बायोमेट्रिक लिया होगा वीएफएस वालों ने, तो यहाँ पे उसकी डिटेल लिखनी है। यहाँ पे आपको अपना नंबर ऑफ वीजा डालना है और डेट लिखनी है। अगर कभी भी फिंगर प्रिंट नहीं हुआ तो नो कर देना है। मेरा हुआ था तो मैंने यस किया और यहाँ मैंने अपनी डिटेल लिख दी कैपिटल लेटर में। फिर है एंट्री परमिट फॉर फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेरिएबल एप्लीकेबल। एंट्री परमिट मतलब अगर आप शेंगन कंट्री से, शेंगन जोन से कहीं और जा रहे हो, ठीक है, तो उसका कुछ आपको वीजा मिला है, कोई परमिट मिला है, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी। अगर कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल डाल दो, लाइक दिस। अब है सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ इनवाइटिंग पर्सन। मतलब अगर यूरोप में घूमने जा रहे हो, जैसे इटली जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, वहां पे अगर कोई स्पॉन्सरशिप है, मतलब वहां आपको किसी ने इनवाइट किया है, तो उसकी डिटेल आएगी, सरनेम आएगा, फर्स्ट नेम आएगा।
और अगर किसी ने इनवाइट नहीं किया है तो यहाँ पे आएगा आपके होटल का नाम और पूरा अकोमोडेशन की डिटेल आएगी। चाहे आपने 2-3 होटल ही क्यों ना बुक करे और सारी डिटेल आएगी। फिर यहाँ पे आपके अकोमोडेशन का एड्रेस और ईमेल आईडी आएगा। अगर किसी ने इनवाइट किया है, किसी के घर रह रहे हो तो उनका एड्रेस और ईमेल एड्रेस आएगा, नहीं तो होटल या जो भी एयरबीएनबी वगैरह है उसका आएगा। और यहाँ पे टेलीफोन नंबर आएगा, चाहे मोबाइल नंबर ही क्यों ना हो। फिर है नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको किसी कंपनी ने इनवाइट किया है कोई काम के सिलसिले में या कुछ, तो उनका डिटेल आएगी, नाम आएगा, एड्रेस आएगा यहाँ पे 32 पॉइंट में, और यहाँ पे सरनेम वगैरह आएगा, उनका आएगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो नॉट एप्लीकेबल, ऐसे आपको भरना है। फिर गाइस नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड। तो अब अगर तो आपने खुद से स्पॉन्सर किया है, तो जैसे मैंने किया था, तो मैं यहाँ पे सेल्फ लिख दूंगी और यहाँ पे टिक मार्क डालूंगी। अगर किसी और ने स्पॉन्सर किया तो आप उसकी डिटेल भरोगे और यहाँ पे बाय स्पॉन्सर पे टिक करोगे। तो अब मैंने खुद से किया है, तो मीन्स ऑफ सपोर्ट क्या था मेरा, कैश हो गया, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड अकोमोडेशन, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट। अदर में था मेरा डेबिट कार्ड, तो अदर में मैंने डेबिट कार्ड लिख दिया। तो आप कितने भी टिक कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, टिक इतने लंबे लंबे नहीं करने, छोटे छोटे प्रोफेशनल तरीके से करने। ये मैंने आपको बस ऐसे ही करके दिखाया। और यहाँ पे अगर किसी ने आपको फाइनेंशियली स्पॉन्सर किया है तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से टिक करेंगे। फिर है सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ पर्सन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। अगर तो जिसका वीजा अप्लाई हो रहा है, जो आप वीजा अप्लाई कर रहे हो, अगर आप खुद से ये फॉर्म नहीं भर रहे हो, कोई और आपके लिए भर रहा है फॉर वट एवर रीजन, वेदर इट इज एजेंट, वेदर यू डोंट नो हाउ टू आपको अगर पता नहीं है कि कैसे लिखना है, कोई और भर रहा है, आपको आता नहीं है, आप मतलब लिखित वगैरह इतना आपका फ्लुएंट नहीं है, कोई और भर रहा है, तो उनका नाम आएगा, सरनेम आएगा और फर्स्ट नेम आएगा। पहले सरनेम आएगा उनका और यहाँ उनका एड्रेस वगैरह आएगा, टेलीफोन नंबर आएगा, ईमेल एड्रेस भी। अब ये है गाइस आखिरी पेज हमारा, थर्ड पेज। तो बस कुछ नहीं है, ये इसमें लिखा है आई एम अवेयर दैट वीजा फीस नॉट रिफंडेबल even if the visa if refused in case of multiple entry applicable in case of multiple entry is issued। तो इसमें ये है, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सब ओके ओके करके यहाँ पे अपना साइन करना है, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस एंड डेट लिखनी है। प्लेस एंड डेट मतलब जहाँ पे आप वीजा अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में आपका फाइल जाएगी तो यहाँ पे दिल्ली लिखोगे, ठीक है, एंड यहाँ पे आप डेट लिखोगे और यहाँ पे साइन करना है। और यहाँ अगर ये किसी माइनर का है, 18 साल से नीचे के बच्चे का है फॉर्म, तो यहाँ पे जो भी गार्डियन या पेरेंट है वो साइन करेंगे, तो यहाँ पे साइन होता है। बाकी वीएफएस वाले 1-2 साइन यहाँ पे और कराते हैं दूसरे पेन से। तो गाइज ये तो था एप्लीकेशन फॉर्म। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, फील फ्री टू कमेंट, फील फ्री टू रीच मी आउट। मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, कोई पॉइंट क्लियर कर दूंगी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। पर एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट आउट करें तो मेक श्योर गाइज कि आप टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ो कि प्रिंट कैसे करना है, ठीक है। कलर प्रिंट आउट होता है हमेशा हर वीजा के लिए, और मोस्टली कंट्रीज क्या करती हैं, आपको एक पेज पे फ्रंट एंड बैक प्रिंट कराना होता है। मैंने फॉर्म में आपको फ्रंट एंड बैक प्रिंट नहीं दिखाया है, क्योंकि मैंने बस आपको समझाने के लिए प्रिंट अलग अलग पेज पे कर दिया फॉर लाइक माई कंफर्ट, बट ऐसा नहीं होता है। किसी किसी कंट्री में आप कैसे भी तरीके से प्रिंट कर सकते हो, लेकिन किसी किसी कंट्री स्पेशली इटली में आपको फ्रंट एंड बैक ही प्रिंट करना होता है टूरिस्ट वीजा के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करो एप्लीकेशन फॉर्म, वीएफएस की साइट पे एक एक डिटेल लिखी होती है, सारे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन मिल जाएंगे। टाइम बिताओ उस वेबसाइट पे, अच्छे से पढ़ोगे, डेफिनेटली आपको डिटेल मिलेगी। तो गाइज ये तो था कि कैसे अप्लाई करते हैं शेंगन वीजा। इस पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पासपोर्ट से मैच करके आपकी पूरी डिटेल आएंगी। इस पे हल्की सी भी गलती हुई, हल्का सा भी गलत इन्फॉर्मेशन आपने इसमें दिया अपनी फाइल से मिसमैच होके, तो वहीं पे वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। सो मेक श्योर कि आपका फॉर्म अच्छे से हो।
फिर भी कोई चीज अगर आपको समझ ना आए तो आप उसे ब्लैंक छोड़ दो और VFS के एजेंट से पूछ लो जब अपना फाइल सबमिट करने जाओ। वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं, अच्छे से पोलाइट मैनर में आप उनसे पूछेंगे तो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई भी क्वेरी हो, किसी टॉपिक पे आप चाहते हो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए। आप मुझे ईमेल करके भी बता सकते हैं, मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। माई ईमेल ID is solotrailsbyarushi@gmail.com, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है arushi.travels। See you in the next video.